हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हमें डिस्कस करना है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के 5 MCQs। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि हमें स्टेटमेंट जो दी है उनमें पता करना है कौन सी इनकरेक्ट है फूड चेन के रिगार्डिंग। इनकरेक्ट पूछी गई है तो सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट्स देखते हैं। जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो केवल पाई जाती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो ग्रेजिंग और डिट्रियस फूड चेन्स है वो इंटरलिंक नहीं होते हैं। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, जो इनिशियल एनर्जी सोर्स होता है डिट्रियस फूड चेन के लिए वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद अब ऑप्शन देखते हैं 1, 1, 3, 1, 2 एंड 2, 3। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है तो जो इनकरेक्ट है वो इसमें आंसर सही होगा। जो पहले स्टेटमेंट है आपको पहले देख लेना चाहिए, इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी है ओनली। तो हमें पहले पता है जहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देनी है उनको आप वैसे ही गलत मान के चलो। तो अगर हम इसको 1 को गलत मान लेते हैं तो ऑप्शन डी तो हमारा कैंसिल हो जाता है। 1, 1, 1 मतलब A, B, C तीनों में 1 तो कॉमन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जो ग्रेजिंग और डेट्रियस फूड चेन है क्या वो लिंक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो सही हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे बढ़ने पे हमें पता चलता है क्या, जो दोनों फूड चेन है वो लिंक है। वो कैसे लिंक है ये भी देख लेते हैं। जो एनर्जी सोर्स होता है डिट्रियस फूड के लिए वो बेसिकली वेस्ट मटेरियल से आता है और डेड ऑर्गेनिक मैटर से आता है। जो जो बेसिकली आती है कहाँ से है, ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू ही निकल के आती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि दैट द पॉल्यूटेंट शुड पॉजेस इन ऑर्डर फॉर बायो मैग्निफिकेशन। मतलब कि जो भी एक हो रहा है मैग्निफिकेशन जो हो रहा है, बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, उनके लिए कौन सा ऑर्डर है, कौन सा पॉल्यूटेंट किस फॉर्म में है। तो पहले देखते हैं, अ पॉल्यूटेंट शुड बी बायोलॉजिकली एक्टिव, अ pollutant शुड बी लॉन्ग लिव्ड, अ pollutant शुड बी soluble इन फैट। मतलब कि बायोलॉजिकल एक्टिव होना चाहिए, लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए और soluble होना चाहिए फैट में। तो सारे के सारे आंसर जो है ये सही हैं। आई मीन सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही हैं। अब देखते हैं बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। जो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ये स्टैंड करता है एक तरह से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के लिए, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो भी कंटामिनेटेड सब्सटेंस है या फिर जो भी टॉक्सिक केमिकल है उसको इंक्रीज़ करेगा जो कि फूड चेन में रहता है। मतलब किसी फूड चेन में जो भी हमारे केमिकल टॉक्सिक केमिकल्स होंगे या फिर कंटामिनेटेड सब्सटेंस होगा उनको इंक्रीज़ करता है। ठीक है जी। और ये जो सब्सटेंस है मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, कहाँ से निकल के आते हैं, इंटॉक्सिकेटेड या फिर कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट से ही निकल के आते हैं। आगे बढ़ते अब हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहा गया है कि क्या इनमें से कौन है जो नाइट्रोजन को सॉइल में ऐड करते हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, डेथ ऑफ वेजिटेशन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल। कोल को जलाने से जब किसी वेजिटेशन की डेथ होती है तब, या फिर जब हम यूरिया को निकालते हैं एनिमल्स के द्वारा। तो तीनों ऑप्शन पढ़ने के बाद ऑप्शन ए जो ऑप्शन 1 है वो तो आप साफ साफ समझ सकते हो भाई ये तो ऑप्शन हो सकता है नहीं, इलॉजिकल है। क्योंकि आप कोल को जब बर्न करोगे तो उसमें CO2 निकलती है। तो ऑप्शन अगर हम 1 हम हटा दें तो हमारे पास बेसिकली बचता क्या है, ऑप्शन 1 हटाने के बाद सी ऑप्शन बचता है, वही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेशनल पैनल ऑन इंटरगवर्नमेंटल पैनल और ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये जो है कंडक्ट करता है इसे खुद की रिसर्च, जिससे कि क्या हो क्लाइमेट चेंज को असेस किया जा सके। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNDP का। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है वो देखनी हमें। दोनों स्टेटमेंट्स आपने पढ़ लिए, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दोनों ही गलत है, तो देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। ये बनाया गया था 1988 में बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP है ना कि UNDP है। और ऑब्जेक्टिव क्या था इस IPCC का कि ये क्या करेगा, गवर्नमेंट्स को हर एक लेवल पे चीज़ें प्रोवाइड करेगा, जिससे कि क्या हो एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि ये क्लाइमेट पॉलिसीज़ में इसका यूज़ करके क्लाइमेट पॉलिसीज़ में डेवलपमेंट ला सकें। जो IPCC की रिपोर्ट है वो एक तरह से की इनपुट है किसमें, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में। IPCC जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट्स की, जिसमें कि क्या है यूनाइटेड नेशन और WMO के मेंबर्स भी हैं।
जो IPCC है उसमें करंटली 195 मेंबर्स हैं और करीब 1000 ऑफ पीपल जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करते हैं अपना वर्क IPCC में। IPCC जो है वो अपनी खुद की रिसर्च को कंडक्ट नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये जो पूछा गया है ये किसके रिगार्डिंग है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में। स्टेटमेंट्स गिवन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है नोडल एजेंसी है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये जो है रिकॉग्नाइज़ करता है ट्राइबल्स के राइट को कि उनका फॉरेस्ट पे क्या राइट है अगर वो उस जगह पे मतलब उस फॉरेस्ट पे करीब पिछले 3 जनरेशन से या फिर 75 ईयर से रह रहे हैं, जब जो कि एक कट ऑफ डेट थी December 13, 2005। उसके पहले से अगर 75 पहले ईयर से या फिर 3 जनरेशन से रह रहे हैं तो उनका राइट वो डिसाइड करता है। और जो नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं। जब भी ये राइट जो भी राइट होगा ना इस एक्ट के तहत तो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं 1 2 2 1 2 3 एंड नन। तो स्टेटमेंट आप फिर से देख लेते हैं। अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए। तो पहली बात तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पूरी तरह से गलत है, ये इसकी नोडल एजेंसी नहीं है। तो ऑप्शन ए अगर हम हटा दें तो हमारा जाहिर सी बात है बी और डी बचता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही है। एक मिनट कुछ उल्टा हो गया क्या? सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, मैंने गलत बोल दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो सेकेंड नहीं, मैंने सही तो बोला था यार। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है तो इस वजह से हमारी स्टेटमेंट 1 2 तो कट जाती है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो नोडल एजेंसी है इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और वहीं जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको इंक्लूड किया गया है, ना कि एक्सक्लूड किया है। वहीं FRA जो फॉरेस्ट लैंड है इसका मतलब ये है कि एक ऐसा लैंड जिसकी लैंड ऑफ किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन हो जो कि इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर आ रहा हो, चाहे फिर वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्यों ना हो, अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट क्यों ना हो, या फिर एग्जिस्टिंग और डीम्ड फॉरेस्ट ही क्यों ना हो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्यों ना हो, रिजर्व फॉरेस्ट हो, सेंचुरीज हो, नेशनल पार्क हो, कुछ भी हो, अगर वो इसके अंदर आ रही है तो वो ऐड हो जाएगी। तो ये हमने सब डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए आप बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।